दोस्तों नमस्कार। बिहार तथा देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप सभी के बीच मैं पुनः से हाजिर हूं। आज के क्लास में हम देखेंगे 7 से 9 अप्रैल 2026 से संबंधित प्रश्नों को। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं तो क्लास को फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए, तैयारी आपकी बेहतर होगी। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में चर्चा में रहा जनफदा अभियान, जिसका अर्थ होता है जीवन का बलिदान, ये किस देश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? राइट आंसर था ईरान द्वारा अपने नागरिकों को, जो खास करके संभावित खतरे हैं विशेष रूप से अमेरिका की तरफ से, तो इस खतरे की आशंका को लेकर यह अभियान शुरू किया गया जिसका अर्थ है जीवन का बलिदान। यानी कि अगर ऐसी नौबत आए तो पीछे नहीं हटना है, राष्ट्र के हित में अपना प्राण भी न्यौछावर कर देना है। मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नागरिकों को एकजुट करने का प्रयास है। और ये चीजें अच्छे से हमने आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान रखिए। अच्छा, यहां एक चीज आपको समझना है कि मामला अभी बहुत संगीन है। मतलब वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण से ये चीजें आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने यहां पर चर्चा भी किया है। एक प्रकार से इसका परिणाम जो यहां आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पर, ईरान और यूएई के मध्य यहाँ आसपास में एक स्टेट ऑफ जो होमरुज है, मतलब कि होमरुज जलडमरू एक्चुअली में, जिसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं हमने अच्छे से किया है, जो कि समग्र मतलब वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का लगभग 20% जो निर्भरता है केवल इसी जलडमरू पर है। यानी कि यहाँ बात हम कर रहे हैं स्टेट ऑफ होमरुज की, जिसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। ये चीजें हम यहाँ पर पुनः आपको रिकॉल करा दिए, हालांकि ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बन सकते हैं एग्जाम में, है ना। ये चीजें हमने मेंस वाले क्लास में प्लस यहां डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में भी करवाया था। और आपको ये भी हम याद दिला दें पुनः से कि करंट अफेयर्स के हमारे जितने मटेरियल होते हैं वो आपको कहां मिलता है, तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलता है। क्लियर है? चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अब पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न वैशाली महोत्सव से संबंधित है। वैशाली महोत्सव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां सही है। पहला कथन है कि वैशाली महोत्सव 2026 का जो आयोजन है 31 मार्च से 2 अप्रैल तक वैशाली बिहार में भगवान महावीर की जन्मभूमि पर किया गया। अभी इस पॉइंट में भगवान महावीर की जन्मभूमि को लेकर कुछ चीजें अभी हम चर्चा करेंगे, मतलब इस प्रश्न में कुछ समय बाद। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए ये कथन जो है वो सत्य है। दूसरा कथन है कि इस 3 दिवसीय महोत्सव का जो आयोजन है ये पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन वैशाली द्वारा किया गया। तो ये भी सही है। भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे, तो ये भी सत्य है। तीनों के तीनों कथन सत्य है। हमें सही कथन की ही पहचान करना था, विकल्प नंबर डी में है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, वैशाली जो है वो जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है। वो चीजें देखिए हमने यहाँ मेंशन भी किया है, भगवान महावीर की जन्मभूमि कहा जाता है। और यहीं पर ये 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी महोत्सव और उत्सव ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल बनते हैं। पिछली बार थावे महोत्सव से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी वाले एग्जाम में, और वो सारी चीजें इस खास करके महोत्सव को लेकर, जैसे उद्देश्य इसका क्या है, केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी एक प्रकार से बढ़ावा देना है। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे, उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। और ये तो इंपॉर्टेंट है कौन से तीर्थंकर थे। एक चीज यहां पर समझने योग्य यह है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ये चीजें यहां पर देखिए हमने लिखा है कि उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संचय यानी कि मतलब कि इकट्ठा नहीं करना, यह पंचशील सिद्धांत इन्होंने दिया। और वास्तव में ये पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। अब महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित कुछ चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपको विकल्पों में थोड़ा संशय पैदा कर सकता है एग्जाम में। मतलब यहां से अगर प्रश्न बना तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर। इसके अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते थे, यानी कोई भी परिधान, परिधान मतलब कि पोशाक, मतलब जो धारण करते हैं कपड़े, जो भी मतलब कि यहाँ पर होता था एक्चुअली जैन धर्म में। जैन धर्म में तो जैन धर्म से संबंधित कोई भी प्रकार का परिधान का धारण नहीं करते थे, जबकि श्वेतांबर संघ के साधु जो थे वे श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, बाकी रिमेनिंग जो दिगंबर है मतलब कोई भी वस्त्र धारण नहीं बल्कि पूर्णतः नग्न रहते थे। अब दिगंबर के अनुसार आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान महावीर का जो जन्म है ये विदेश साम्राज्य के कुंडलपुर नालंदा में वर्तमान में, और ये चीजें यहाँ पर इनके जन्म को लेकर ध्यान रखिए। कहाँ? कुंडलपुर नालंदा में। अभी तो पिछले साल कुंडलपुर महोत्सव को लेकर भी हमने आपको बतलाया था। तो इनके अनुसार यहाँ पर नालंदा में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन श्वेतांबर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। अब देखिएगा, कुंडग्राम और कुंडलपुर, संशय यहां से बनता है और ये संशय अभी तक भी बरकरार है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो श्वेतांबर के अनुसार और दिगंबर के अनुसार ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ज्यादा समय हम न लें, फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पर, मतलब ये चीजें ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। चलिए अब यहां पर आइए अगले सवाल पर। दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मैं बहुत सारी चीजों को लेकर जानकारी आपको देने वाला हूं, कुछ चीजों का इंतजार मैं भी कर रहा था। फिलहाल इस समय तक चलिए मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूं। यहां पर कथन हमें जो दिया गया है इस पर हमें विचार करना है। तो नीतीश कुमार 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि नीतीश कुमार 7 मई 2006 से लगातार 20 वर्ष तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, यानी कि एमएलसी रहे। तो ये भी सत्य है। इस्तीफा देने का मुख्य कारण उनकी राज्यसभा में निर्वाचित होना है, ये सत्य है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता उन्हें आन पड़ी और ये ऐसा महसूस हुआ, और यहां फिलहाल ये भी कथन आप देखेंगे तो वास्तव में ये भी सत्य है। फिर चौथा कथन पे आइए कि नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो दोस्तों वास्तव में ये भी कथन सत्य है। तो चारों के चारों कथन यहां पर सत्य है। अब देखिएगा, एक चीज जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय संसद के बारे में आपने सुना है, लोकसभा और राज्यसभा दो इसके सदन है, जो कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। उसी प्रकार से दोस्तों राज्य विधान मंडल में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा उच्च सदन है और कौन सा निम्न सदन है? देखिए, विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है, जिसे कि राज्यसभा की तरह ही कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, और विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। इसको याद रखने का एक मैं आपको ट्रिक बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन का शिकार आपको बना सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा में आपको ये ध्यान रखना है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, और यहां पर एमएलसी और एमएलए, इसमें एक चीज आपको समझना है। जैसे कि अगर जो हम बात कर रहे हैं एमएलसी और अच्छा एमएलए यानी कि हो गया विधान सभा, एमएलसी हो गया विधान परिषद। अब यहां चलिए मैं एमएलए भी लिख दे रहा हूं, इसको समझिएगा। अब यहां पर विधानसभा वाला हो गया एमएलए, ए का जो अल्फाबेट संख्या है वो है 1, है ना, और सी जो आता है वो 3 नंबर पे आता है। तो बड़ा कौन है? तो 3 है, तो एमएलसी बड़ा मानिएगा, क्योंकि ए 1 पे है और ये छोटा है। तो ये आ गया आपका एमएलए अर्थात विधानसभा से सदस्य, मतलब ये निम्न सदन हो गया। और सी जो 3 मतलब यहाँ अल्फाबेट है, मतलब इस अनुसार ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। आई होप कि ये आप यहां पर याद रखेंगे, है ना। अच्छा, इतनी बातें हो ही रही हैं तो चलिए लोकसभा और राज्यसभा को लेकर भी मैं आपको एक ट्रिक दे दूं, जो कि आपको याद रखने में आसानी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों का अल्फाबेट देखिएगा एल है और आर है। अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं तो एक शॉर्टकट आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हम तुरंत काउंट कर लेते हैं, या फिर रीजनिंग के ऐसे भी जनरली जो अल्फाबेट नंबर है उसको कैसे याद रखना है। और बहुत सारे अल्फाबेट का नंबर भी याद होगा, मतलब संख्या कौन से पे आता है। जैसे ए आया 1 पर, बी आया 2 पर, उसी प्रकार से एल का जो अल्फाबेट नंबर है वो आपको ध्यान रखना है 12 है, और आर का है 14। तो 14 नहीं बल्कि 18। तो आर हो गया बड़ा, है ना, एल हो गया छोटा।
तो आर को आप बड़ा मान रहे हैं, मतलब बड़ा है एक्चुअली अल्फाबेट नंबर में, तो आर से राज्यसभा प्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है अल्फाबेट से, तो राज्यसभा उच्च सदन हो गया जो कि कभी भंग नहीं होता है। तो कई बार ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और लोकसभा निम्न सदन। आई होप कि ये चीजें अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पर कई सारी बातें आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर अगर यहाँ से खास करके इस्तीफा दे दिए हैं, ऐसे में यहाँ पर फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हैं? दरअसल एक चीज समझिएगा, यहाँ इस्तीफा इन्होंने एमएलसी, मतलब कि एमएलसी थे नीतीश कुमार और इन्होंने इस्तीफा दिया है। बेसिकली इसका प्रभाव मुख्यमंत्री पद पर इनका कोई भी नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, बाकायदा आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में बिहार को एक नया चेहरा मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में इस समय है। मतलब नीतीश कुमार की हम यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात कर रहे हैं, है ना। ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बतलाएंगे। अगले सवाल पर आइए कि दिल्ली सरकार द्वारा बजट 26-27 में शुरू की गई दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकल्प नंबर बी में आपको दिखेगा महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई रिक्शा परमिट व सब्सिडी देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना या फिर स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका राइट आंसर है। देखिए, दिल्ली बजट को लेकर अभी हम आपको जानकारी दिए ही थे कुछ समय पहले, उसी में से ये जानकारी निकल कर आया है कि दुर्गा योजना की शुरुआत हुई। और इसमें दुर्गा योजना का जो पूरा नाम होता है, ये होता है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन और ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। मतलब इसके जो फुल फॉर्म है, इसके उद्देश्य को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और उसी को हमने इसी रूप में लिखा है कि उद्देश्य स्पष्ट करता है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अभी जो घोषणा हुई है 1000 महिलाओं को और 100 ट्रांसजेंडर, अच्छा ट्रांसजेंडर में दोनों वर्ग, विमेन और मेन, मतलब ये दोनों वर्गों को लेकर, मेन से ट्रांसजेंडर और विमेन ट्रांसजेंडर, मतलब ये दोनों कैटेगरी को लेकर 100, मतलब इनको ई ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाने को लेकर, और साथ साथ यहाँ पर जो बजट में बात की गई है, परमिट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा रोजगार दिलाकर। ये चीजें ध्यान आपको रखने की जरूरत है। अब बजट की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, इस योजना के लिए 20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह राशि दिल्ली सरकार के जो बजट का, जो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन बजट 22,236 करोड़ का, मतलब ये ग्रीन बजट का एक हिस्सा है, ये चीज ध्यान से रखिएगा। और पूरी बजट जो है दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़, जो कि लगभग 21.44% है पूरी बजट का ये ग्रीन बजट। ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हमने डिटेल में दिल्ली बजट को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ चीजों को लेकर चर्चा हमने किया था, ये चीजें यहाँ पर भी हमने रखा है कि किस विभाग को लेकर कितना आवंटन हुआ, ये चर्चाएं यहां पर हमने अच्छे से कर दिया है। दोस्तों, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इनके द्वारा पेश किया गया। अब एक चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी से है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली में। अच्छा, एक चीज और आपको समझना है, यहां इंफॉर्मेशन जो आपके बीच हमने रखा है, ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। देखिए, यहां सुषमा स्वराज जो कि भाजपा से पहली, शीला दीक्षित कांग्रेस से दूसरी, आतिशी मार्लेना सिंह जो कि आप से तीसरी, और इन तीनों के बाद रेखा गुप्ता हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये ध्यान रखिए, मेरे पीछे आप तस्वीर में इन्हें देख रहे हैं, चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है रेखा गुप्ता, तस्वीर में आप देख रहे हैं। चलिए, अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी की सर्वोच्च महत्तर सदस्यता, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फेलोशिप, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात उड़िया लेखिका को सम्मानित किया गया है? मतलब इस पुरस्कार से। अब एक चीज यहां पर समझने की जरूरत है, इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन से मतलब आंसर को गलत कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। अब कैसे गलत होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर एक शब्द प्रयोग किया है, उड़िया लेखिका, लेकिन दोस्तों यहां पर जब आप विकल्प में देखेंगे, लक्ष्मी खिलानी, डॉक्टर प्रतिभा राय और अब्दुस्मद, मतलब ये तीनों नाम जो आपको दिख रहा है, यहां आपको दिखेगा ये तीनों को फेलोशिप मिला है। अब ये उपयुक्त तीनों यहाँ एक विकल्प में है वास्तव में। अब जो पढ़ के गए होंगे, अच्छा तीनों को ये पुरस्कार मिला है, मतलब फेलोशिप दिया गया है, तो ऐसे में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये उड़िया लेखिका यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रतिभा रॉय इसका आंसर होगा। लक्ष्मी खिलानी को भी मिला है, लेकिन सिंधी भाषा के लिए। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है
प्रतिभा राय को उड़िया और अब्दुस मद को उर्दू के लिए। ये चीजें देखिए हमने यहाँ अच्छे से आपके बीच रखा। 3 साहित्यकार को 2026 में फेलोशिप देने को लेकर घोषणा हुई। प्रतिभा रॉय उड़ीसा से, मतलब उड़िया भाषा को लेकर, लक्ष्मी किलानी जो कि गुजरात से हैं सिंधी भाषा के लिए, और अब्दुस मद उत्तर प्रदेश से हैं उर्दू के लिए। ये साहित्य जगत का अत्यंत ही प्रतिष्ठित सम्मान जो है वो दिया जाता है, एक प्रकार से भारतीय साहित्य में दीर्घकालिक और उत्कृष्ट योगदान को मतलब सम्मानित करने की दिशा में। एक प्रकार से आप ये बोल लीजिए कि जो उन्होंने पूरे जीवन भर से योगदान दिया है, मतलब यहाँ पर भारतीय साहित्य में, उसको लेकर यह सम्मान मिलता है। बेसिकली अभी हम एक विशेष नाम पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर प्रतिभा रॉय, जिसकी तस्वीर भी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। और वास्तव में जो प्रश्न भी केंद्रित था, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो नाम है इससे संबंधित कुछ पॉइंट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, प्रतिभा रॉय जो कि कहाँ की रहने वाली, उड़ीसा की, ये साहित्य जगत की अत्यंत ही प्रतिष्ठित लेखिका है। वर्ष 2022 में इन्हें भारत का सर्वोच्च, जो चौथा सर्वोच्च सम्मान है, पद्मश्री मिला था। और 2011 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक चीज समझिएगा, इनकी प्रमुख रचना में यज्ञ सैनी यानी कि यज्ञ से जन्मी हुई द्रौपदी जैसी प्रसिद्ध उपन्यास सहित कुल मिला के 50 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इनकी प्रमुख रचना में ये यज्ञ सैनी, जो कि द्रौपदी को कहा जाता है, पांडवों की जो पत्नी थी, उनको लेकर, है ना, महाभारत जो महाकाव्य है उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप लोग आई थिंक यहाँ पर इनसे परिचित होंगे। अब देखिए, चूंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 2011 में मिला था, अभी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर घोषणा हो चुकी है। आपको हम पढ़ा चुके हैं और अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है, और वो चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। देखिए, जो पहला किन्हें मिला वो चीजें हमने लिखा, कब मिला, और 60वां को लेकर जो अभी घोषणा हुई है, आर वेरामुथु जो कि तमिलनाडु के हैं, ये चीजें अच्छे से यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी हमने आपको दिया था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलेगा, और ये चीजें आप देख रहे हैं, तीसरे तमिल लेखक और पहले तमिल कवि बने हैं ये सम्मान को पाने वाले, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में जितने भी लोग लगे हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को जाइए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इस वाले कोर्स को परचेज कीजिए। इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर तमाम मटेरियल मिल रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स का हमारा एक विजेता बैच संचालित होता है, वो अलग से आपको नहीं लेना है, वो इसी में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा, एक भारी डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज जो संचालित हो रहे हैं इसका भरपूर लाभ उठाइए। 72वीं बीपीएससी में परचम लहराना है तो अभी से कमर कसना पड़ेगा, तैयारी के मैदान में कूदना पड़ेगा। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है, और आपको भी युद्ध में अगर भाग लेना है, सफलता चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रीलिम्स को लेकर कंप्लीट प्रिपरेशन की दिशा में तमाम चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी टेस्ट जो होंगे उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये बाइलिंगुअल है, सेपरेट अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में दीजिए, हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी में टेस्ट दीजिए, अंग्रेजी में ही पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ये सुविधाएं आपको मिल रहा है, और पीडीएफ में ओएमआर सीट भी मिलेगा, तो प्रैक्टिस भी आपका अच्छे से हो जाएगा। यही कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, वर्ष 2026 के एबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है एक्चुअली में, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन एक क्या कहता है। वर्ष 2026 का जो एबेल पुरस्कार है, ये जर्मनी के गणितज्ञ गैड फाल्टिंग्स को प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। कथन 2 पे आइएगा, उन्हें यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति यानी कि अर्थमेटिक ज्योमेट्री में उनके योगदान, विशेष रूप से मॉडल अनुमान यानी कि मॉडल कंजक्टर के लिए यह प्रमाण उन्हें प्रदान किया गया या फिर दिया गया है। तो ये भी सत्य है। तीसरा कथन यहां पर है कि एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों, वास्तव में ये भी सत्य है। पिछली बार गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को यह पुरस्कार दिया गया है। और मुझे याद है शायद किसी एग्जाम में यह सवाल पूछा भी गया है, एग्जैक्ट एग्जाम का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जा चुका है। तो सभी कथन यहां पर सत्य है ना।
अब देखिएगा, और वो तमाम जानकारी किस देश के गणितज्ञ हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है अभी हाल ही में, तो यह है जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गैर्ड फाल्टिंग्स को इन्हें सम्मान 2026 के लिए दिया गया है। इस नोबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को, क्योंकि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना। नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उसमें गणित इंक्लूड नहीं है। तो इससे आपको यहां पर थोड़ा ये भी याद रखना पड़ेगा कि वास्तव में ये गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसकी तुलना नोबेल से की गई है और ये कहा गया है गणित का नोबेल, मतलब ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। और किस मतलब उपलब्धि को लेकर ये सम्मान उन्हें मिला है वो चीजें हमने यहाँ पर मेंशन किया है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2025 में एबेल पुरस्कार पिछला वाला ये मसाकी काशीवारा को दिया गया, जो कि एक जापानी गणितज्ञ थे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर वही सारी चीजें मसाकी काशीवारा को लेकर आपके बीच हमने रखा, आपने यह तस्वीर में देख रहे हैं। उन्हें विशेष रूप से डी मॉडुलस सिद्धांत और क्रिस्टल बेसिस की खोज के माध्यम से, मतलब जो गणित में नई दिशा उन्होंने प्रदान की थी, उसके लिए यह सम्मान उन्हें मिला था। दोस्तों जरा गौर कीजिए, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अब भारतीय किसी गणितज्ञ को मिला है यह सम्मान, तो एक नाम यहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा, केवल एक लौता नाम है। वो नाम क्या है आप यहां पर देख पाएंगे, श्रीनिवास SR वर्धन, जो आप इन्हें यहां देख रहे हैं। 2007 में इन्हें यह सम्मान मिला था। और किस लिए मिला था, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से लार्ज डेविएशन थ्योरी में एकीकृत सिद्धांत के निर्माण के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। वास्तव में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक स्लाइड अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, 2025 में ये स्लाइड हमने आपको बार बार दिखलाया था। यहाँ देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लेकर के यहाँ हमने अपडेट किया था, और एबेल पुरस्कार भी देखिए कहीं पर होगा, हाँ यहाँ देखिएगा। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो वास्तव में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर समय समय पर ये चीजें आपको हम दिखलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में सारे प्रश्नों को लेकर एकदम चर्चाएं जो हमने किया है आपके साथ, वो एकदम डिटेल में किया है ना। तो अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो तैयारी बेहतर होगी। अब यहाँ पर देखिए अगले सवाल पर आइएगा, एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन के 2025 के इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, राइजिंग रिफ्रेशन मीट्स ग्लोबल रेसिस्टेंस, मतलब ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। भारत में वर्ष 2025 में कुल 65 बार इंटरनेट बंद किया गया, ये कथन इस रिपोर्ट के आधार पर सत्य है। म्यांमार लगातार दूसरे वर्ष 95 घटनाओं के साथ, यानी कि 95 बार यहां पर शटडाउन किया गया, इतने नंबर के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। मतलब कंप्लीटली एक प्रकार से बंद, मतलब एक क्लिक में पूरे देश में इंटरनेट बंद हो जाना, उसे कहा जाता है शटडाउन, मतलब है ना। अब 2025 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा, लिखा गया है कि दूसरे स्थान पर रहा म्यांमार के बाद। ये वाला तो कथन सत्य है, और वास्तव में ये भी सत्य है, दूसरे स्थान पर म्यांमार के बाद रहा। कथन 4 कहता है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से सुरक्षा, सांप्रदायिक हिंसा, विरोध प्रदर्शन और अफवाहों को रोकने जैसे कारण को लेकर लागू किए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी कथन यहाँ पर सत्य है ना, ये भी कथन यहाँ सत्य है। ध्यान रखिए सभी के सभी चारों कथन, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सत्य है, यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। एक सवाल हमने आर्टेमिस 2 से लिया है। देखिए आर्टेमिस 2 को लेकर तमाम इंफॉर्मेशन जो इस समय तक इंपॉर्टेंट है वो पिछले क्लास में हमने आपको करवा दिया था, लेकिन एक प्रश्न उसी में से हमने निकाला है। हालांकि ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक प्रश्न का रूप हमने यहां पर दिया है कि हालिया लॉन्च नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। देखिए कथन 1 है कि क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस द्वितीय मिशन में मिशन विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हुए चंद्रमा के पास पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है। तो ये कथन जो है क्रिस्टीना कोच के संदर्भ में ये बिल्कुल सत्य है। जो 4 सदस्य या फिर 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनमें एक महिला है क्रिस्टीना कोच, जो कि किस रूप में है, तो मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में। आर्टेमिस द्वितीय वर्ष 1972 के बाद चंद्रमा के कक्षा के पार जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है। अपोलो 11 के बाद ये आर्टेमिस द्वितीय कथन, अच्छा ये कथन सही है। कथन 3 में है कि 10 दिनों के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री में से भारत के भी अंतरिक्ष यात्री थे एक नहीं, 4 अंतरिक्ष यात्री जरूर थे। 10 दिन का मिशन जरूर है, लेकिन भारत से कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं है। तो ये कथन जो है आंशिक रूप से सत्य है, और ये गलत भी है वास्तव में। तो ये असत्य हम मानेंगे। तो केवल 1 और 2
कथन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्टेमिस मिशन को लेकर हमने जानकारी आपको दिया है। 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं, आप इन्हें तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं, और देखिए यहां पर हमने लिखा है कि यह मिशन जो आर्टेमिस 2 है, एक्चुअली यहां पर पहले ये देख लीजिए, कृष्णा कोच को लेकर मिशन विशेषज्ञ के रूप में इसमें भूमिका निभा रही है आर्टेमिस में, और चंद्रमा के पास पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये चंद्रमा पर उतरने वाला जो मानव युक्त मिशन है, उतरने वाला मिशन नहीं है, बल्कि वो परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, ये ऐसा मिशन है। लेकिन आर्टेमिस 3 जो आएगा, वहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब अपोलो 17, अच्छा मैं 11 थोड़ी देर पहले बोल रहा था, 11 नहीं बल्कि 17 होगा। वर्ष 1972 में इस कार्यक्रम के बाद, यानी कि इसके पश्चात मानव युक्त के मिशन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 1972 के बाद ये पहला ऐसा मिशन है जो चंद्रमा की कक्षा के पार गया है, और 10 दिनों का मिशन है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे। अब किस रूप में करेंगे, आपको एक तस्वीर के माध्यम से यहां पर हमने दिखलाया है। देख लीजिए, इस प्रकार से अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। इस प्रकार से मतलब चक्कर लगाते हुए वो चंद्रमा के पार गया, और चंद्रमा को इस प्रकार से क्रॉस करते हुए फिर पृथ्वी पर वापस आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। अब ध्यान रखिए, नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। अब भारत इसका सदस्य बना 2023 में 27वें सदस्य के रूप में। देखिए यहां पर हमने लिखा भी है, 27वें सदस्य के रूप में 2023 में इसमें शामिल हुआ। अच्छा, इसमें अब तक आई थिंक 60 से अधिक देश इसके मेंबर हैं, वो चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ था। अब देखिएगा, अपोलो 17 मिशन के दौरान ये पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। अब आर्टेमिस द्वितीय के दौरान ये तस्वीर अभी हाल ही में ली गई है, तो थोड़ा सा ये क्लियर है, ये फ्रेश है पहले वाले की तुलना में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी ये कमाल है ना, ये चीजें आपको मालूम होंगी। चलिए अगला सवाल पर आइए कि 26-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहाड़ों का गौरव योजना के अंतर्गत हिमालयी राज्यों को कितनी राशि की सहायता देने की घोषणा की गई है। तो इसमें सहायता राशि है 25,000 करोड़ रुपए। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, हिमालयी राज्यों में आई थिंक 9 राज्य की यहां पर हम बात करेंगे। देखिए 25,000 करोड़ की सहायता राशि देने की जो घोषणा हुई है, इसमें योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्गम जो लक्ष्य है, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, कमजोर परिवहन संपर्क और सीमित बुनियादी सुविधाओं जैसे समस्याओं को दूर करना है, जो पहाड़ी क्षेत्रों की विकास की प्रमुख बाधाएं हैं। और ऐसे में 9 राज्य हैं इस योजना में शामिल। मतलब योजना का नाम है पहाड़ों का गौरव। 9 राज्य जो लाभार्थी हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम। ये ध्यान रखिए, बुनियादी ढांचों को मतलब विकसित करने की दिशा में एक प्रकार से विकास में जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करते हुए, मतलब कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आवाजाही सुगम वहां पर हो पहले की अपेक्षा, इसको लेकर यहां ऐसी शुरुआत भी है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। चलिए अगले सवाल पर आइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2035 तक अपनी 60% बिजली क्षमता स्वच्छ यानी कि गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो बिजली क्षमता है, मतलब भारत सरकार का 60% वो स्वच्छ यानी कि गैर जीवाश्म स्रोत से लक्ष्य प्राप्त करने का जो है वो 2035 तक है। ये पॉइंट कह रहा है, ये सत्य है। मार्च 2026 तक भारत अपनी 50% से अधिक बिजली क्षमता और बिजली क्षमता जो है ये गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर चुका है। मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य से 50% अधिक बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त कर चुका है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2025 के स्तर की तुलना में 47% घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब कि जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता, अच्छा पहले ये ध्यान रखिए ये भी सत्य है, तो विकल्प नंबर डी सभी कथन यहां पर सही होगा। मतलब कि जीडीपी में, मतलब कि जितनी भी सारी चीजें संचालित होती है किसी भी देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने में, परिवहन हो गया। एक उदाहरण के तौर पर हम परिवहन को लेकर ही चलते हैं, तो उससे जितने भी जो खराब गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अगर हम विशेष रूप से बात करें ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है, उसी को एक प्रकार से कम करने को लेकर ये लक्ष्य है। मतलब उत्सर्जन तो होगा, किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी
तो बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही है, विनिर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, परिवहन हो रहा है, तो उससे उत्पन्न जो होता है उसी का उत्सर्जन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक्चुअली वही है। तो मतलब यहाँ 2005 के अच्छा मैं 2025 शायद थोड़ी देर पहले बोला था, एक्चुअली 2005 के स्तर की तुलना में 47% घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कथन 3 यहाँ पर सत्य है, मतलब ये तीनों के तीनों कथन सत्य है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। वही सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हमने किया है, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े जो लक्ष्य हमने आपको बतलाए हैं वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। बस इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो ये सभी लक्ष्य है ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि एनडीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि पेरिस समझौते यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और यहाँ इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। दोस्तों एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम बात करें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, तो वो 2070 का भारत सरकार का लक्ष्य है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑलरेडी एग्जाम में बिहार को लेकर भी पूछा गया है। बिहार सरकार का भी नेट जीरो का लक्ष्य भारत सरकार के अनुरूप है, 2070 है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तस्वीर में आप देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन बने हैं। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो मेजर क्रिकेट लीग है ये अमेरिका में ये क्रिकेट संचालित होता है। क्रिकेट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख T20 क्रिकेट लीग है, जो कि अमेरिका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत ये 2023 में हुई थी। इतना क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखिए। अभी हाल ही में ये पहले एक भारतीय खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो इसमें खेलेंगे, और इनके टीम में शायद पाकिस्तान के भी खिलाड़ी होंगे, मतलब दोनों एक ही टीम से। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको आने वाले दिनों में कंफर्म करूंगा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन की बात हो रही है तो दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को इनसे संबंधित एक प्रश्न आई हैव द स्ट्रीट्स और कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, उनकी जो आत्मकथा उन्होंने सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर लिखा था। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। वास्तव में ये हम आपको जब पढ़ा रहे थे, यहाँ तो एक सूची हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, वो आप ध्यान यहां से रख सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है कि अप्रैल 2026 में भारतीय एयरटेल की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। कथन एक है कि भारतीय एयरटेल ने अप्रैल 2026 में 65 करोड़ यानी कि 650 मिलियन से अधिक ग्राहकों का जो आंकड़ा है ये अप्रैल 2026 तक का कहता है कि ये पार कर लिया है। ये सत्य है। एयरटेल अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है, तो ये भी सही है। अब पहली नहीं बल्कि दूसरी बनी है, तो पहली कौन है? तो ये कथन को देखिएगा, एयरटेल का ग्राहक आधार, अच्छा ये पहला वाला पॉइंट, ये वाला चौथा पे, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल है जिसके 1 अरब से अधिक ग्राहक हैं, तो ये पहली कंपनी है। एयरटेल दूसरी बनी है, तो दोनों सत्य है। अब कथन 3 को भी जरा देखिएगा, एयरटेल का ग्राहक आधार केवल भारत में है और अफ्रीका में इसकी कोई मौजूदगी नहीं है। वास्तव में अफ्रीका में भी एयरटेल संचालित हो रहा है। तो कथन 1, 2 और 4 सही है, 3 असत्य है। 1, 2 और 4 कहां पर है? तो विकल्प नंबर बी में। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है 5 अप्रैल 2026 को राजस्थान के अलवर जिले के जाडला गांव में किस महान हस्ती की प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का। चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है। ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, और प्लस एक चीज और आपको कमेंट करके बताना है। ये तो सवाल का आंसर आपको करना ही करना है। और जो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिखेंगे। और बीपीएससी एग्जाम को लेकर, जैसे कि आप बीपीएससी जो टीआरई टीचर्स वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसको लेकर ये करंट अफेयर्स का विजेता बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आप इसको जरूर लीजिएगा, प्रिपरेशन आपकी बेहतर होगी। अगर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में मूल रूप से लगे हैं तो इसी कोर्स को लेना है, इसमें विजेता बैच भी आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसा लगा कृपया अपने फीडबैक अपने दोस्तों के साथ जरूर दीजिएगा, और हमें भी फीडबैक दीजिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।